नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद मंजू जी। सर, वक्फ बिल को लेकर जो संशोधनों वाला बिल है, उसको जो पेश किया गया है सदन में, उसके बाद जेपीसी के पास गया वो, और अब कहा जा रहा है 18, 19, 20 को बैठकें होंगी जेपीसी की लगातार, जिसके बाद तय कर लिया जाएगा पूरा मसौदा। इसको लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है? ओवैसी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? बल्कि वो भगौड़ा जाकिर, वो भी इस मामले में पूरी तरह से कूद गया है। देखिए अंजू जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जितने ठेकेदार हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, चाहे वो ओवैसी हो या जमीयत उलेमा हिंद या इस तरह के जितने भी संगठन हैं, सब किसी न किसी तरह से जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उन पर कब्जा उनका जमा रखा है उन्होंने, और उससे फायदा ले रहे हैं। तो अगर वक्फ वक्फ की प्रॉपर्टी का ये डिसाइड हो जाएगा कि कितनी जेन्युइन है, कितनी गलत है, कितनी किसके कब्जे में है, तो उसके बाद उसका सही इस्तेमाल हो पाएगा और कम्युनिटी के लिए सही इस्तेमाल हो पाएगा। तो सारी मुश्किल ये है कि जिन लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है वही सारे लोग वोकल हो रहे हैं, और उनका इससे नुकसान होने वाला है। कम्युनिटी का तो फायदा होने वाला है, लेकिन इंडिविजुअल्स का नुकसान होने वाला है। अब चाहे वो उसमें ओवैसी शामिल हो, चाहे मदनी परिवार हो, या बड़े-बड़े नेता जो हैं, अब उसमें आप देखिए ना, दिल्ली के जो मंत्री महोदय हैं, वो इसी मामले में जेल गए हैं। अमानतुल्लाह खान। दिल्ली से, जी, अमानतुल्लाह खां। तो और हम्म। ये इस तरह के अमानतुल्लाह खां जैसे पूरे देश में भरे पड़े हैं, जिन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, उस पे वो किराया वसूल करते हैं, उसको बेच देते हैं गलत तरीके से, वो जो लीगल सिस्टम को मिसयूज करके, वही रुक जाएगा। सबसे बड़ी तकलीफ का जो कारण है वो यही है कि इनकी लूट मार बंद हो जाएगी, और यही कारण है कि ये केवल हिंदू इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसका एक बड़ा वर्ग जिसमें पसमानदा शामिल है, पसमानदा की तो बात छोड़ दीजिए, उसमें होगा कि पसमानदा राजनीति के कारण शामिल है। हम्म। ये जितने भी दरगाह वाले लोग हैं, दरगाह की जो जो लोग दरगाह को मानने वाले लोग हैं, उनकी बहुत सारी जमीन इस तरह के लोगों ने कब्जा कर रखा है। उसको वो अपने लोगों से ही मुक्ति चाहते हैं, इसीलिए उन लोगों ने इस बिल का भी समर्थन किया है। तो कुल मिलाकर के जो आप बात ये कह रही थी ना कि ये इन लोगों को तकलीफ क्यों है, इनकी तकलीफ ये है, इनके इनके पैसे जाएंगे, जो जो कल तक जिनके पास ये कह लीजिए कि खाने का पैसा नहीं होता था, आजकल वो प्राइवेट जेट से, या इनके पास 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अचानक आ गई है, वो वक्त की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल का मिस यूज करके है। एक तो ये एक पक्ष हो गया। हम्म। दूसरा पक्ष ये है कि वक्त जिसके कारण हिंदुओं को तकलीफ है, या हिंदुओं को मत कहिए, सामान्य जन को तकलीफ है, वो ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी को ये जो मठाधीश लोग हैं अपनी घोषित कर देते हैं, वक्त बोल देते हैं। क्योंकि जो 95 वाला संशोधन था, उसमें इसको ऑटोनॉमस बना दिया गया। ऑटोनॉमस बनाने के कारण ये ट्रिब्यूनल आ गया, ट्रिब्यूनल में हम्म। सारे मामले सुने जाने लगे। उसके कारण हुआ ये कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज, अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा डाटा दे देता हूं, उसके बाद आपका अगला प्रश्न करूंगा। जैसे जी। जब आप ये बात करें कि 1900 जब भारत का विभाजन हुआ था, तो उस समय कितनी प्रॉपर्टी थी, तो उस समय लगभग 52,000 एकड़ की प्रॉपर्टी थी, जो 2009 में बढ़ करके 4 लाख एकड़ के आसपास हो गई, और आज के समय में वो लगभग 9.4 एकड़ हो गई है। तो भाई ये प्रॉपर्टी बढ़ी कहां से? जमीन तो हमारे पास विभाजन के बाद से उतना ही है ना, बाकी तो एक वक्फ, पूरा वक्फ हो गया था पाकिस्तान। जो हमारे पास बचा, यहाँ भी वक्फ के नाम पर अगर देखा जाए तो जितना लैंड एरिया पाकिस्तान का है, लगभग मोर और लेस उतना ही एरिया वक्फ का भारत के पास वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में है। तो ये जो एक बड़ा मसला था कि किसी भी प्रॉपर्टी को ये वक्फ घोषित कर देते थे। उसमें बड़ी लंबी सूची है, उसमें बड़ी लंबी सूची है, वो मैं आपको जरूर कुछ नाम जरूर मैं गिनाना चाहूंगा जब जी। आपका दूसरा प्रश्न आएगा। लेकिन अभी मैं यही कह रहा हूँ कि ये लूट का धंधा बना हुआ है वक्त, और इस लूट मार पर रोक लगेगी। इसीलिए लोगों को तकलीफ हो रही है, इसीलिए लोग दर्द से बिलबिला रहे हैं। जी अंजू जी। सर, सबसे अहम बात यह है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी, ये कहते हैं कि अल्लाह के नाम पर दे दी गई है। लोगों के, मतलब किसी मुस्लिम परिवार के बुजुर्ग ने वो प्रॉपर्टी इनके नाम कर दी। सर, सबसे ज्यादा शिकायतें जो सरकार के पास पहुंची वो तो मुस्लिम परिवारों की हैं
कि उनकी प्रॉपर्टी पर वक्फ का कब्जा हो गया, और ट्राइब्यूनल में वो जाते तो वहां पर भी वक्फ का ट्राइब्यूनल है, वहां पर फैसला करने वाले भी मुसलमान है और वहां पर केस लड़ने वाले भी मुसलमान है और उनकी सुनवाई नहीं है। तो ये तो अजीबोगरीब धंधा है ही ना। इस पर तो रोक लगनी चाहिए कि किसी की भी प्रॉपर्टी पर आकर वो बोर्ड लगा देते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी, बात खत्म। ये मनमानी कब तक चलेगी? देखिए, ये जो दो दो मसले हैं। एक तो ये कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो घोषित हो जाएगी तो उसको वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही लड़ा जाएगा, और एक बार वक्फ होए। दूसरा, ये वक्फ बाय यूज है, ये भी एक बड़ा संकट है कि कोई एक प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए दरगाह की तरह से इस्तेमाल हो रही है, वो इलीगल भी है, तो उसको आपको मानना पड़ेगा। जिस पर सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है कि वक्फ बाय यूज, इसका सेक्शन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद सेक्शन 40 है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है। तो ये जो वक्फ बाय यूज है कि कोई प्रॉपर्टी अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसको नहीं कर सकता। अब आपने जो प्रश्न किया कि जो गरीब लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी है, जिनको वक्फ के नाम नाम पर ले लिया गया, इसमें दो तरह की चीजें हुई। पहला ये कि पार्टीशन के समय जो प्रॉपर्टीज जिसको दूसरा नाम एनिमी प्रॉपर्टी दिया जाता है, और यही पाकिस्तान में हुआ था कि जो हिंदू वहां से भाग के आए थे और अपनी जो प्रॉपर्टी छोड़ के आए थे उसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी जो हिंदू वहां से भाग के आए थे तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, और इस वो एनिमी प्रॉपर्टी जो है वो सरकार ने कब्जा कर ली। भारत में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण खेल बदल गया। यहाँ पर जो 52 में जो आया वक्फ कानून, उसमें बदलाव, उसमें एक ये डाल दिया गया, ये इस तरह का प्रोविजन हुआ कि जो पाकिस्तान भाग करके मुस्लिम गए हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ हो जाएगी। वक्फ का नियम ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी खुदा के नाम से जब उसको दान कर देता है तो उसका इस्तेमाल धार्मिक या जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो जो प्रॉपर्टी लोग छोड़ करके गए थे जिसको एनिमी प्रॉपर्टी कहा जाता है, वो वक्फ कैसे, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी वक्फ हो गई। अब उसमें आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में एक जगह है महमूदाबाद। महमूदाबाद के राजा का मुकदमा, महमूदाबाद के नवाब का मुकदमा चल रहा है, और उनकी हजारों एकड़ की जमीन है। वो सारे लोग पाकिस्तान चले गए थे, उसमें से एक आदमी जो है वो यहाँ रह गया था और वो दावा कर रहा है, जबकि अदालत में मामला उसके खिलाफ जा गया, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो एनिमी प्रॉपर्टी और वक्फ प्रॉपर्टी का डिफरेंस भी बदलना पड़ेगा। जो अपने चालाकी और अपने फायदे के चक्कर में इस कम्युनिटी ने, सरकारों ने, जो अपीसमेंट के कारण जिनका धंधा चलता है, उन सरकारों ने जो वक्फ प्रॉपर्टी, जो एनिमी प्रॉपर्टी है, उसको वक्फ में तब्दील कर दी। उसका भी निपटारा होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? अब इसको और दूसरे उससे देखिए कि ये जो प्रॉपर्टीज है किस तरह से ये सब पर दावा करते हैं, क्योंकि कानून में इस तरह के बदलाव हो गए तो ये किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी घोषित करते। तो मैं 5-6 नाम गिनाता हूं, उससे समझने की कोशिश कीजिए। जी। जो अंबानी का, मुकेश अंबानी का घर है अंटालिया, वो वक्फ प्रॉपर्टी अपना दावा करता है उस पर कि वो अच्छा। हमारी है, और वो मामला अभी भी वो जीत चुके हैं एक जगह से। मैं, मुझे मेरी जो जानकारी, इसलिए कि मैं क्या सुन रहा था कुछ चीजें, तो वो अभी भी शायद मामला अदालत में है, एक हो गया जो बड़ा। इसके अलावा अंटालिया के अलावा जो है ईदगाह है मैसूर का, ओ सॉरी उडुपी का। तमिलनाडु का गांव जो सबको मालूम है, पूरा का पूरा गांव वो 1500 साल पुराना है, जब इस्लाम से पहले का गांव, बसा हुआ बना हुआ मंदिर है। वो मंदिर उसको घोषित कर दिया गया, और कहा यह जाता है कि 17वीं सेंचुरी में लोकल एक नवाब ने, किसी ने वो किया था, जब उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। दूसरा, उसके बाद एक हैदराबाद का मैरियट होटल है, उसको भी वो घोषित कर दिया है। सबसे कि बड़ी वक्त बात बोलने ये का है, कि हमारी प्रॉपर्टी है। जी, हाँ, ताजमहल की बात है। और गुजरात में तो कम से कम 10 ऐसे जिलों के ऑफिसर, ऑफिशियल ऑफिसर्स हैं, मतलब जो लोकल ऑफिसर्स हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट के नगर निगम इस तरह के ऑफिसर्स हैं, उस पर वक्फ का दावा है। अभी बिहार में पटना में एक पूरे गांव को वक्फ ने घोषित कर दिया, और बाद में पता लगा कि वह जहां लोकल काउंसिलर है वो पूरी जमीन हड़पना चाह रहा है। तो इस तरह से चल रहा है। अब एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जिसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। जो तमिलनाडु का मंदिर है और जो ताजमहल का मामला है, जिसमें बहुत सिमिलरिटी, इसलिए मैं आप बताने की कोशिश कर रहा हूं।
उसमें ये बोला जा रहा है कि वो 17वीं शताब्दी में वहां के लोकल नवाब ने घोषित कर दिया था। हम्म, ताजमहल को इन लोगों ने 2005 में वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में, मामला अदालत में गया। अदालत ने बोला भाई किसने वक्फ किया है, ये बिल्डिंग तो 500 साल 600 साल या 800 600 साल पुरानी है। तो उस हम्म, समय शाहजहां ने कब इसको वक्फ किया था? कोई वक्फ वक्फ के डॉक्यूमेंट तो होंगे। तो कोर्ट ने जो जज साहब थे उन्होंने बोला कि भाई मुझे खुशी होगी, शाहजहां की राइटिंग में किया हुआ कोई वक्फ लेके तो आइए, मैं भी खुश होऊंगा कि उनके दस्तखत किस तरह से थे। हम्म, वैसा ही मामला तमिलनाडु वाला है। भाई किसने वक्फ किया? सारा कुछ मौखिक है। मौखिक, चूंकि जो लॉ है हम्म, इसको जब 95 में जब बदला गया, सॉरी, जब हाँ, ये 95 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, जब इसमें बदलाव किया गया, हम्म, तब ये इस तरह के प्रोविजंस ला दिए कि इसमें मनमानी होने लगी। और यही है कि इस प्रॉपर्टी जो है लगभग तब से 2 गुना हो गई। मतलब 4 लाख एकड़ से 9.5 लाख एकड़ हो गई। तो ये बताओ। जिस प्रॉपर्टी को भी कर रहे हैं, और वो रजिस्ट्रेशन के नाम में वक्त में सूचित कर दे रहे हैं, हम्म, उसका कोई डॉक्यूमेंट है नहीं इनके पास। ज्यादातर मामले, ज्यादातर क्या, अभी तक तो कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ है कि जहां पर कब्जा रहा हो, किसी दूसरे ने कब्जा किया हो। मतलब किसी, मैं दूसरे का मतलब किसी दूसरे समुदाय के लोगों का है कि इन लोगों ने वक्त किया हो, और इनके रेयर कोई इस तरह का मामला होगा, गया होगा। लेकिन ज्यादातर मामले में इसी तरह का है, ये इलीगली मनमौजी तरीके से इसको वक्त घोषित कर रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं। जहां आप देखिए, रेलवे के हम्म, बाहर जमीन, डिफेंस की जमीन, सरकारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जमीन। एक दावा जो जो दिल्ली को लेकर के वक्त पर बहुत सारी कमेटियां बनी थी, उस जी। कमेटी में एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस हिसाब से दिल्ली की आसपास की लगभग 40% संपत्तियों पर वक्त का दावा है। अगर ये अभी जो विवाद वाला मामला है, जिसको मनमोहन सिंह सरकार ने बता दिया था, 144 प्रॉपर्टी को चुनाव के ठीक पहले वक्फ बोर्ड को सौंप दी आपको थी। अगर अगर वो मामला 123 वीएचपी, 123 थी है ना, 123 हाँ प्रॉपर्टीज थी शायद जिनको सौंपा हाँ था। हाँ हाँ, अगर उसको उस मामले को वीएचपी कोर्ट में नहीं ले जाता और अदालत में नहीं रहता और उस पर रोक नहीं लगवाता, तो उसके बाद अगला स्टेप था कि ये बहुत सारी और प्रॉपर्टीज को ये बताते कि ये वक्फ है, और उसका दायरा बढ़ता जाता, उसका दायरा। और ये होता कैसे है? इनको आप मतलब इन पर आप ये कहिए कि बहुत सारे लोग, हम बहुत सारे लोगों को, अपने ही हिंदू समुदाय में बहुत सारे लोग किसी काम धार्मिक उसके लिए छोटी सी जमीन दे देते हैं। उसके बाद वो हम्म, आपकी ही जमीन हड़प लेंगे, और उसके बाद वक्फ हो जाएगा, और आप कुछ बोलिएगा तो भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। ये बेसिकली लैंड ग्रैबिंग का धंधा है, जो रिजिजू जी ने कई बार कहा है, बहुत सारे और नेताओं ने कहा है और कह रहे हैं। और जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो यही है कि ये लैंड ग्रैबिंग रुक जाएगी, डिमार्केट बिल्कुल। हो जाएगा, प्रॉपर्टी पिन पॉइंट हो जाएगी, कौन सी वक्फ है कौन सी नहीं है। कि इसलिए कि जब आप कहिएगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो आपको दावा ये बताना पड़ेगा ना। अभी तो ये बताने की दस्तावेज। जरूरत ही नहीं है कि, जरूरत ही नहीं है कि वक्फ है, किसने किया, कब किया, डॉक्यूमेंट कहाँ है, रजिस्टर्ड कहाँ है, वो करना पड़ेगा। इसीलिए तकलीफ हो रही है जी। सर कागज दिखाने पड़ेंगे ना कि ये प्रॉपर्टी कैसे वक्फ हुई, कब हुई, किसने की। तो प्रॉब्लम तो वहीं पर है। अब देखिए, जाकिर नाइक जो भगौड़ा है बाहर बैठा हुआ है, उसने भी बाकायदा क्यूआर कोड जारी करके लोगों से राय मांगनी शुरू कर दी है। आप देखिए गली गली में ये लोग लाउड स्पीकर लेकर घूम रहे हैं, क्यूआर कोड जगह जगह लगा दिए गए हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है, छीनना चाहती है। ये सारा रायता फैलाया जा रहा है ओवैसी की तरफ से, वो जो अजमेर शरीफ के चिश्ती उन सब की तरफ से। लामबंद करें ये लोग पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय को अफवाह फैलाकर। देखिए, ये अफवाह का बाजार हमेशा गर्म रहता है। आप किसी भी मसले को देखिए, मैं आपको ले जाता हूं साहबानों वाले मामले में। हम्म, साहबानों वाले मामले में भी इसी तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, और दिल्ली में भीड़ लगा करके सरकार को मजबूर किया गया था। उसके बाद सीएए में हम सब ने देखा, इन्होंने 7-8 महीने तक किस तरह से दिल्ली में एक रोड को जाम करके रखा था, और अदालत की भी नहीं सुनी, अदालत की भी नहीं सुनी। हालांकि अदालत वाले मामले में जो लोग गए थे निगोशिएट करने, उन लोगों का किस तरह का रुख था, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे अंजलि। अभी इस पे
दो ये महत्वपूर्ण विषय हो गए। अ, अब इस वाले मामले में चूंकि सरकार बहुत सख्त है, सरकार इस मामले को लेकर के सख्ती से निपट रही है, लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जिसके कारण इनको जितना मतलब मेरा ये अपना मानना है, मैं जो हुँ, अब तक ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि ये इनको 100% सपोर्ट बेस इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि ये जो दरगाह वाले लोग हैं, इन लोगों की बहुत सारी जमीन हड़पी गई है और उन पर इसी तरह के जो लोग हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो वो उससे मुक्ति चाहते हैं। अब मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, वो इसलिए कि वो कई बार पता लगा कल भीड़ मेरे ही घर हो जाए। दिल्ली की एक बड़ी मस्जिद है, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं हुँ, और उन दुकानों से बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है। बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है और उस पर जो वहाँ के हुँ, आलिम लोग हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, वो वहाँ से किराया वसूल करते हैं। तो भाई ये वक़्फ के पास जानी चाहिए ना, किसी इंडिविजुअल के पास क्यों जानी चाहिए? ये बहुत सारी मस्जिदों का दिल्ली के हाल है। तो ये जो सारा का सारा मसला है जो आप प्रश्न कर रही थी कि ये घूम-घूम करके वो कर रहे हैं, ये लोग कौन इकट्ठा करते हैं? भाई मस्जिद में जो एक व्यक्ति होगा जिसको इमाम आप बोलते हैं और जो ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी देखता है उसको मुतल्लवी बोलते हैं। तो हुँ, वो एक ज़िम्मेदार व्यक्ति होगा। अब उसके पास उसके कब्ज़े में मान लीजिए 20 दुकानें हैं या हुँ, किसी मस्जिद से जुड़ी हुई 30 दुकानें हैं या 50 दुकानें हैं। जैसे ही ये डिमार्केट हो जाएगा, उसमें उसमें डिमार्केशन शुरू होगा, तो ये पता लगेगा कि इसमें से कितनी थीं, कितनी बिक गई हैं, किसको बेची गई हैं। अब जैसे लखनऊ का एक मामला था। हुँ, लखनऊ में वक़्फ़ की प्रॉपर्टी वक़्फ़ के लोगों ने ही मिल करके हुँ, बेच दिया एक मॉल को। तो भाई इसमें हिंदू कहाँ आ गया? इसमें तो आपने गलत किया ना, तो ये गलती सारी पकड़ी जाएगी। ये पकड़े जाने का अभी उसमें एक अमानतुल्लाह नहीं है। हुँ, जब ये कानून बन जाएगा और प्रॉपर्टी पर शुरू होगा कि कौन-सी प्रॉपर्टी वक़्फ़ की है, किस वक़्फ़ प्रॉपर्टी का मिसयूज़ हुआ है, किस वक़्त कौन-सी वक़्त प्रॉपर्टी फ्रॉड तरीके से वक़्त घोषित की गई है, तो हज़ारों अमानतुल्लाह निकलेंगे। ये सबसे बड़ा डर है और इसीलिए इनको घबराहट है, इसीलिए ये घूम-घूम करके ये प्रचार कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोबिलाइज़ेशन आप मान के चलिए कि अभी कुछ नहीं है, अभी तो ये लोगों को जगा रहे हैं। जब बिल पास होगा तो असली चैलेंज तब सरकार के सामने होगा। तब सरकार को इस संकट से निपटना होगा और ये जो हो रहा है, ये उस हुँ, तरफ इशारा है कि बिल पास होगा, इस पर बवाल होगा, इस पर होगा। अब मैं एक छोटी-सी और बात आपको बता दूँ, जी, 2 जिसको जिसको समझना जानना भी बहुत जी, हिंदू हिंदू 2 बड़े मंदिरों पर लड़ रहे हैं। ऐसे तो 40,000 का मसला है, 40,000 ज़मीनों पर 40,000 हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर कब्ज़ा है। लेकिन हुँ, 4-5 बड़े नाम हैं, उनको मैं बताता हूँ। एक लड़ाई लड़के 500 साल, साढ़े 500 साल में हमको मिला भगवान राम का जन्म स्थान, दूसरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, तीसरा जो काशी ज्ञान का वो है। जी। अब काशी में ये कह रहे हैं कि वो मंदिर के बगल जो ज्ञानव्यापी है हुँ, वो मॉस्क है। भाई वो मॉस्क है, तो मॉस्क तो किसी भी कीमत पर किसी वक़्फ़ की हुई प्रॉपर्टी पर बन सकता है ना। हुँ, अगर वो प्रॉपर्टी वक़्फ़ नहीं की हुई है, तो वो मस्जिद कहा मतलब इस्लामिक परंपरा के हिसाब से अगर वो कोई भी ज़मीन वक़्फ़ की हुई नहीं है, अगर वो ज़बरदस्ती कब्ज़ा की हुई है, तो वहाँ प्रेयर एक्सेप्ट नहीं होती है। तो हुँ, क्या वहाँ का वक़्फ़ का कागज़ है? जो वक़्फ़ का कागज़ जो भी बताया गया, वो सारा का सारा गलत हुआ। वो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर की बात है और विष्णु शंकर जैन से मेरी कई बार जब भी मैं उनके कार्यक्रमों को करता हूँ या मैं 1-2 बार उनसे मेरी मुलाकात भी हुई है, बहुत पहले तब विष्णु शंकर जैन छोट मतलब शुरुआत उन्होंने अपनी इस मुहिम की शुरुआत की थी, तो ये हुँ, सारी इन्फॉर्मेशन थी। वैसा ही हाल मथुरा का है, वैसा ही हाल धार का है, वैसा ही हाल मध्य प्रदेश की और 2-4 जगह है। मध्य प्रदेश के 3 और प्रॉपर्टीज़ को जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो हुँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कब्जे में था,
वो उन्होंने बता दिया कि क्या बोलते हैं वक्फ है, हाई कोर्ट ने डांट पड़ी कि भाई लेके तो आओ, ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान को कर दूं। एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आप बताता हूँ, आप समझिए। दिल्ली में एक जगह है जोगाबाई माउंट। हम्म। जोगाबाई माउंट लगभग 2,500 से 3,000 साल पुराना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। हम्म। आप दिल्ली में किसी से बात कर लीजिए, सरकार से बात कर लीजिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बात कर लीजिए, वो उनके पास उस जगह, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सूची में है कि जोगा बाई माउंट जो है वो जामिया के पास है जगह। वो सारी सारी जमीन कब्जा कर ली गई है। तो ये शुरुआत वक्फ से ही होती है। एक छोटी सी जमीन को वक्फ करेंगे, उसके बाद अगल बगल ये अब बेच करके लोगों को बढ़ाना शुरू कर देंगे, और वक्फ से शुरू हुई प्रॉपर्टी फिर वो कॉलोनी में बन जाती है। वहां पर जो कॉलोनी है पूरी की पूरी खत्म, योगाबाई माउंट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और ऐसी ऐसी 14 बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जो गायब हो गई हैं, सब पर अवैध कब्जा हो चुका है। जी। सर, जैसे कि दिल्ली में जब ये जेपीसी की बैठक हो रही थी, तो ओवैसी की बड़ी बहस भी हुई एएसआई के अधिकारियों के साथ। उनका ये दावा था कि एएसआई ने तो कम से कम 170 प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर रखा है जो वक्फ की है, और एएसआई सर प्रोटेक्ट करता है पुरानी सारी प्रॉपर्टीज को, मॉन्यूमेंट्स को, जबकि ये लोग तो उस पर कब्जा करके अपने अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको बेच देते हैं। अमानतुल्लाह खान पर क्या आरोप है? ईडी ने जो उसको गिरफ्तार किया है, यही आरोप तो है उस पर कि उसने वक्फ की प्रॉपर्टीज को बेचा और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, किराए पर दे दिया और पैसा हड़पा। तो वक्फ का और एएसआई का आपस में कोई मुकाबला हो सकता है क्या? देखिए देखिए अंजू जी, मैं वही कह रहा था कि कोई भी वक्फ कैसे डिसाइड होगा। वक्फ डिसाइड होने के लिए किसी व्यक्ति को उसको वक्फ करना पड़ेगा। तो हम्म। ये जो इनके तर्क है ना कि एएसआई के पास, एएसआई ने हमारी प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया है, हाँ। हाँ। जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उन मॉन्यूमेंट्स को किसने वक्फ किया, कब वक्फ किया, उसके डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए। बिल्कुल। ये जो सरकार कानून के प्रोविजंस हैं, उस प्रोविजंस में यही बातें कही जा रही हैं कि भाई किसने वक्फ किया, कब वक्फ किया, और उस वक्त का कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ होना चाहिए। भाई हम्म। जब इस बात का प्रमाण है कि जो काशी का मंदिर है उसको औरंगजेब ने 1600 उड़वा ये तुड़वाया था, वो लिखा दिया। हुआ है, मासरे आलमगीरी में लिखा हुआ है। मेरे पास खुद मासरे आलमगीरी है, मैंने पढ़ा है, बाकायदा डिटेल लिखा हुआ है उसमें, हम्म। स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ हम्म। है। वैसा ही मामला मथुरा के लिए, सब के लिए, बहुत सारे उस सब का प्रमाण है। तो भाई ये भी तो इतिहासकारों को लिखना चाहिए कि इन्होंने ये वक्त किया। तो जब आपके पास वक्त का प्रमाण नहीं है, और दूसरा ये कि जो पुराने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उसका हम्म। जिम्मेदार उसकी उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है। तो उस पर आप वक्फ मनमाने ढंग से घोषित करके कैसे कर सकते हैं? ये मनमाना चलने देना चाहिए, असली मंशा यही है। और हम्म। अगर ये चलने दिया गया तो कल को ये ये भी बोल देंगे कि राष्ट्रपति भवन वक्त की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है, पार्लियामेंट हाउस वक्त की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है, इसलिए उसके आसपास बहुत सारी इस तरह के स्ट्रक्चर हैं जो वक्त से जुड़े हुए हैं। तो हम्म। यही अवस्था है कि ये जितने भी हैं, आप कागज इनसे नहीं मांगिए, कागज मांगिएगा वही मुश्किल है। और इसीलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि आप जहां पे इनको कागज न देने पड़े, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर के जो दावे हैं उन पर ऑब्जेक्शन। आप जैसे ये दावा करते हैं सफदरजंग को लेकर के, वहां पर भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज को ये बोलते हैं कि ये गलत ढंग से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। मतलब ये मेरे पास बड़ी लंबी सूची है, 14 तो मैं लिस्ट है मेरे पास रखी जी। हुई है, मैं लिखता हूँ तो कंसल्ट करता हूँ। 14 हम्म। प्रॉपर्टी की सूची ऐसी है जिसको गायब किया जा चुका है, जहां पर कॉलोनी डेवलप होगी, और वो शुरुआत उसकी ऐसे होती है, छोटा सा। अब आप ऐसे देखिए, उत्तराखंड में लगभग 300-400 के आसपास ऐसी जो मजारें थी, मजारे जिन थे। मजार थी जिनको हटाया गया है, सरकार हम्म। ने हटाया, उसमें किसी प्राइवेट का हस्तक्षेप नहीं है, और वो सिर्फ लैंड ग्रैबिंग के लिए की गई थी।
हुँ, और ऐसी बहुत सारी जगहों पर अभी लगातार जो चल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएँ चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो भरा पड़ा है। 2 बड़ी घटना हिमाचल प्रदेश की आ गई है। हुँ। अभी वो भी संजौली की है, वहाँ पे हाँ, बिलासपुर में भी शुरू हो गया सर, मंडी में हाँ। शुरू हो गया, कुल्लू में म शुरू हो गया। वहाँ पर भी अवैध तरीके से मस्जिदें ही तो बनाई जा रही हैं, ग्रैब हो रही है लैंड। अब इसमें अंजू जी, ये आपको दर्शकों को समझना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 से ढाई परसेंट मुस्लिम है। हुँ, 2 से ढाई परसेंट मुस्लिम। हुँ, और जो सूचनाएँ वहाँ से आती हैं कि ये जो शिमला के पास वाली मस्जिद है, हुँ। वहाँ पर फ्राइडे के दिन लगभग मतलब इतनी भीड़ होती है कि कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और लगभग 200 से 250 लोग वहाँ रेगुलर रह रहे हैं। तो ये अच्छा, उसमें जितने लोगों को इंटरव्यू किया गया, मैं तो देख रहा था वहाँ, जाने का वो नहीं हुआ। जितने लोगों से बातचीत करी जा रही थी कि आप फ्राइडे को नमाज़ पढ़ने यहाँ आए हैं, आप कहाँ से हैं? उसमें कुछ कोई जम्मू कश्मीर का है, कोई मेरठ का है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है। मतलब ये और ये सारे लोग, उसमें एक जो टेलर है जिसका जो जब से ये जिसके नाम मामला, पर वहाँ पर बिजली का बिल आता है। हाँ, ये वो तब से गायब है। वो जो है, उसने सबको वहाँ आस-पास बसाना शुरू किया, और यही मोडस ऑपरेंडाई होता है। यही मोडस ऑपरेंडाई होता है कि दूसरे जगहों से, अब इसमें इसमें होगा ये कि मान हुँ, लीजिए कि 20 लोग को ले आया गया उत्तर प्रदेश के किसी शहर से, बसा दिया गया वहाँ। उसमें हुँ, 2 रोहिंग्या हैं, 2 बांग्लादेश हैं, तो वो मिक्स हो जाएँगे उसमें। और इसी तरह से कोई व्यक्ति इसी तरह से, जैसे जो उत्तर प्रदेश से गए लोग हैं, उनका आधार बन जाता है, वैसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी का बन जाता है। तो ये बिल्कुल। बाकायदा प्लानिंग के तहत किया जाता है, और इसीलिए देखिए, डेमोग्राफिक चेंज, मतलब इसके कई वो हैं, ज़मीन पर कब्ज़ा, डेमोग्राफी चेंज, और वहाँ स अब वहाँ की महिलाओं को सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि उनका चलना दूभर होता है। शुरू कैसे सर, हुआ? बिल्कुल, शुरू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि वहाँ पर ये सब जब बसने लगते हैं तो जो हिंदू है वही तो इनकी आँखों में चुभते हैं, उनके खिलाफ ये साजिश करना शुरू करते हैं। पर सर, अब जो नया बिल जो सरकार लेकर आ रही है संशोधनों वाला वक्फ बोर्ड का बिल, उसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर इनको बड़ा ऐतराज़ है। इसमें ये है कि पहले तो वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान होते थे, लेकिन इस संशोधित बिल के मुताबिक गैर मुसलमानों को भी उसमें एंट्री मिलेगी और वक्फ बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब दी जा सकती है। तो तकलीफ इनको इस बात से है कि इनके हाथ से मतलब अगर गैर मुस्लिम आ जाएंगे वक्फ बोर्ड में फिर तो इनकी मनमानी नहीं चलेगी ना। देखिए अनुज जी, यही ये नैरेटिव है। ये हम्म, नैरेटिव मुसलमानों के लिए है, ये नैरेटिव हिंदुओं के लिए नहीं है। ये उनको समझाने की कोशिश, ये क्यों समझाने की कोशिश है? देखिए, एक बात समझिए, भारत में कोई भी अधिकारी, हम्म, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। बिल्कुल। उसको कानून सम्मत काम करना पड़ेगा। अगर वो जी। हिंदू डीएम है, तब भी उसको कानून सम्मत काम करना पड़ेगा। और रेवेन्यू के मामले, तो जो डीएम होता है, जिसको ज़िम्मेदारी दी जाने की बात कही जा रही है, वो तो क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी ऑलरेडी होता है। वो रेवेन्यू के बिल्कुल। मामले निपटाता ही है। तो अगर हम्म, रेवेन्यू के मामले वो वक़्त से संबंधित रेवेन्यू निपटाने की बात कर रहा है, तो वो जाएगा, और उसमें कोई अकेला थोड़ी है। भाई, उसके बाद आप अदालत में जा सकते हैं, हायर उसमें जा सकते हैं। अभी हम्म, प्रोविज़न ये है कि अभी अगर वक़्फ का जो ट्रिब्यूनल है, हम्म, उसने कोई फैसला दे दिया, और उसमें सारे के सारे मुस्लिम मेंबर्स हैं, तो आप हम्म, हाई कोर्ट के अलावा आपको कहीं नहीं जा सकते हैं। कोई हम्म, गरीब व्यक्ति है, मान हम्म, लीजिए, मैं इसमें एक छोटा-सा फंक्शनल वो बता देता हूँ। जी। मान लीजिए कि कोई वक़्फ का प्रॉपर्टी गाज़ियाबाद में उलझ गया। हम्म, गाज़ियाबाद में कोई गरीब व्यक्ति है, उसकी प्रॉपर्टी को वक़्फ ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि ये वक़्फ की प्रॉपर्टी है। अब वो गरीब व्यक्ति, उसको गाज़ियाबाद से या तो इलाहाबाद जाना पड़ेगा या लखनऊ जाना पड़ेगा। तो हम्म, वो इस बात का भुगतान करता रहे अपनी प्रॉपर्टी के लिए, तो वो सोचेगा कि हम जब अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाएँगे, तो हम कहीं और जाके रह लेंगे, किराए पर रह लेंगे। ये सबसे बड़ा संकट है कि जो गरीब लोगों की प्रॉपर्टी ये वक़्फ के नाम पर घोषित होगी, वो अपना मुकदमा लड़ नहीं पाएँगे, और इस बहाने हम्म, प्रॉपर्टी ग्रैब होगी, और इसमें इसमें दोनों कम्युनिटी शामिल। तो ये जो बड़ी योजना है, देखिए, वो बहुत तरीके से ये सारा चीज़ करते हैं। ये जो हम्म, वक़्फ की प्रॉपर्टी बताई गई है, जिसको देखिए, एक बड़ा भ्रम है,
नरसिम्हा राव के बारे में मैं उस भ्रम से हमेशा सबको बताने की कोशिश करता हूँ। बाबरी मस्जिद जो बाबरी का जो ढांचा। वो था जी, ढांचा था, हुँ, बाबरी ढांचे के डिमोलिशन को लेकर के ये बोला जाता है कि नरसिम्हा राव ने चुप्पी साध के रखी और वो बहुत बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं। इससे हुँ, बड़ा ये फेक नैरेटिव फैलाया गया था। नरसिम्हा राव सरकार ने जितना ज़्यादा हिंदुओं को नुकसान पहुँचाया है नेहरू के बाद शायद किसी सरकार ने पहुँचाया हो। मैं 3 बड़े बिलों का आपका नाम दे देता हूँ, जिसमें एक वक्फ बिल शामिल है, जिसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट शामिल है और उसके अलावा ये जो माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी बिल, ये 3 ऐसे बड़े निर्णय थे सरकार के, जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है इस देश के बहुसंख्य समाज का। और नैरेटिव उल्टा फैलाया गया कि वो हिंदू हृदय सम्राट थे, उन्होंने अलाउ किया कि मस्जिद जी, डिमोलिश हो जाए। मतलब हुँ, सोचिए कितना कितना बड़ा प्लान और किस तरह से नैरेटिव काम करता है। तो ये एक बड़ा तो ये उसी कानून में 95 का जो कानून बना था, उसमें इस हुँ, तरह के प्रोविजंस लाए गए, जो जो इतना ज़्यादा डैमेजिंग थे कि उसने 4 लाख एकड़ प्रॉपर्टी को 9.5 लाख एकड़ 9.5 लाख। प्रॉपर्टी बना दिया। 2 गुना से बताइए, ज़्यादा, हाँ, लगभग 2 गुना से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा। जी, ये लोगों को समझना पड़ेगा और इसके लिए सबको सबको सर्व समाज को ये समझना पड़ेगा। बहुत बड़ा सेक्शन मुसलमानों का भी इसका विक्टिम है, लेकिन हुँ। कई-कई बार जब कौम की बात होती है, तो लोग उनको कन्विंस कर ले जाते हैं। पर चलिए सर, अब जब सर केंद्र सरकार 44 संशोधनों के साथ ये बिल लाई है, जेपीसी में माथापच्ची हो रही है, 18, 19, 20 को लगातार बैठकें होंगी, फिर इसका एक मसौदा तैयार किया जाएगा जो अगले सेशन से पहले-पहले लोकसभा के स्पीकर को सौंपना है जेपीसी कमेटी ने। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये संशोधनों वाला बिल जो है वो पास हो जाएगा। इससे सिर्फ मुसलमान हिंदुओं को नहीं बल्कि मुसलमानों को जो गरीब मुसलमान हैं उनको भी राहत मिलेगी। जो मनमाना तरीका है चुने हुए मुसलमानों का, समाज के ठेकेदारों का ज़मीनों पर कब्ज़ा करके अपनी प्रॉपर्टी बनाने का, कम से कम उस पर ब्रेक लगेगा। सर, आपने विस्तार से इस विषय पर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला विनोद जी आपने, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन नमस्कार।